आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो आपके बुक में दिया है, एंड रोटेशनल मोशन। वैसे तो इसे हम रोटेशनल मोशन ही कहते हैं, या रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन में कुछ चीज़ें पढ़ने से पहले हमको जो बेसिक बातें सीखनी है वो ये है कि एक तो ये समझना है कि ये रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी क्या होती है ये समझना। रिजिड बॉडी हम उस बॉडी को कहते हैं जो, जैसे ये कोई बॉडी है, ये बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनी हुई है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। उनमें से कुछ पार्टिकल को हम इंडिकेट करते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये वाला सी है, ये कहीं पर है डी। तो रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनसे जो एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से डिस्टेंस होती है, ये रिलेटिव डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो रिलेटिव डिस्टेंस है, जो इनके बीच का डिफरेंस है, ये डिस्टेंस टाइम के साथ क्या ना हो, ऐसा ना हो कि चेंज हो जाए थोड़ी देर बाद। ये यहाँ से लिक्विड वगैरह में और चीजों में होता है जो नॉन रिजिड बॉडी होती है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। वो जिन भी पार्टिकल से बने हुए हैं उनके पार्टिकल की जो पोजीशन है, वो पोजीशन दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में क्या रहे, फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है, दैट बॉडी इन विच पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इन विच पोजीशंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल with respect to other particle या position of constituent particles with respect to each other should be fixed। क्या होनी चाहिए, ये फिक्स होनी चाहिए। मतलब अगर ये R1 है, सपोज दैट ये यहाँ से R2 है और ये R3 है, देन R1, R2, R3 आर कांस्टेंट। ये क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, रिमेन द सेम और रिमेन सेम। ये परिवर्तित ना हो, ये चेंज ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिजिड बॉडी की। अब जो इसमें हमको ज्यादातर चीजें रिजिड बॉडी के ही बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक चैप्टर स्टार्ट होता है, उसको स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम ऑफ द पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहला टर्म लिखते हैं सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि ये सिस्टम ऑफ द पार्टिकल है, तो सिस्टम ऑफ द पार्टिकल है तो ये कोई मान लेते हैं सिस्टम है, ये मास है और एक दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम ये r ले लेते हैं, ये एक्स वाई प्लेन है, ये जेड है, इस तरीके से ऑरिजिन है ओ पॉइंट। अब ये एक सिस्टम है जो किससे बना हुआ है, दो पार्टिकल से एक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये एक पार्टिकल होता तो हम इसमें सारी चीजें लगा सकते थे जो अभी तक हमने पढ़ा है, या कोई भी चीज हमको अप्लाई करना होगा पार्टिकल पे तो हम जानते हैं, लेकिन कोई भी चीज सिस्टम पे अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम पे अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि इस पूरे को हम एक ऐसा अजूम करें, ऐसा पॉइंट लें कि जहां पर ये पूरा एक सिस्टम बन जाए। अगर हम आपसे कहें कि ये m1 मास है, m2 मास है, दोनों को मिला के एक सिस्टम है, तो आप कहेंगे एक सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ पर हम कहाँ माने कि इसका एक्चुअल मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, ये एक्चुअली में इसकी वेलोसिटी कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, जो होल इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एक टर्म बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्योंकि अगर इसके हम मोशन की बात करेंगे, इस पूरे सिस्टम के मोशन की बात करेंगे, या इस पूरे सिस्टम पर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, या इस सिस्टम पर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, या इस सिस्टम के मोमेंटम की बात करेंगे, तो इन सब चीज, या इस सिस्टम के पोजीशन की चेंज की बात करेंगे, तो इन सब चीज के लिए आप कहोगे कि सिस्टम में पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में वो चेंज देख रहे हैं। ये भाई पार्टिकल होता है तो उसका एक अपना फिक्स ये है कि ये चलो ये पार्टिकल है, ये तो पूरा सिस्टम है। तो एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसका होल मास वहीं पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, एंड दैट पॉइंट, अगर उस पॉइंट को हम अज्यूम करें तो ये पूरा सिस्टम वहां पर एक पार्टिकल जैसा ट्रीट होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे, और फिर सेंटर ऑफ मास पे सारा ट्रीटमेंट लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब बात आती है कि सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने आपसे बताया कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस को r, या हम इनको ऐसे l ले लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को l से, ऑरिजिन से इसकी दूरी को r1 और ऑरिजिन से इसकी दूरी को r2 बोल दिए, ठीक है, क्लियर। यहां से r1 और r2 ये हम ऐसा करते हैं कि ऐसा जूम करते हैं कि मान लेते हैं कि इनका जो इफेक्टिव मास है, जो इनका मास है वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है यहाँ पर, और इसी को हमने कहा कि ये इनका सेंटर ऑफ मास है। यहीं से सारा ट्रीटमेंट करना है, सारी चीज़ें यहीं पर लेनी है जब भी हम इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी की बात करेंगे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे पूरे सिस्टम के। तो ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम ये सोचेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है कहाँ पर, जाहिर सी बात है हम ये सोचेंगे कि ये किस जगह पर है। अगर ये किस पॉइंट पे है, कहाँ पर है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे सही तरीका ये कि पहले आप इस पोजीशन से इसकी डिस्टेंस को पता करें कि ये कहाँ पर है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये वाला मास यहाँ से कहाँ पर है, r1 डिस्टेंस पे है, ये वाला मास कहाँ पर है, r2 डिस्टेंस पे है। और अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो ये कहीं इस पॉइंट पे है। तो इसको जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो ये होता है कि वैसे सेंटर ऑफ मास के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि सिग्मा mr और अपान में सिग्मा m,
ये जो होता है वो किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब जिस पॉइंट से आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, जहां से भी, तो क्या करना है आपको, वहां से उसके जो भी मास के प्रोडक्ट है, जो भी मास और उस पॉइंट से डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, उन सब का इंडिविजुअल समेशन, और अपॉन में टोटल मास का क्या लेंगे, समेशन लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा, उनका सेंटर ऑफ मास होगा। समझ में आ रहा है? इस सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये वेरिएबल फंक्शन है तो इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, कि ये क्या हो जाएगा, ये आर डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन डीएम का भी इंटीग्रेशन, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। ये भी क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास हो सकता है। क्लियर है? तो ये दो बातें हमको, अब इसका मतलब अगर हम समझे, इसको इलाबोरेट करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, इस तरीके से जितने भी हों सबको जोड़ेंगे, अपान में क्या करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से प्लस होगा। तो ये जो बात है सिग्मा एम आर अपॉन सिग्मा एम, या आर डी एम का भी मतलब यही है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस। अब ये जैसा भी वेरिएबल फंक्शन हो उसके साथ हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पर लिमिट रख देंगे प्रॉपर, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो इसी को तो हम सिग्मा एम लिखते हैं। अब ये केवल ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही वैलिड है, अगर हम इसको वाई डायरेक्शन में भी बॉडी है, मतलब ऐसी बॉडी है जो 3D है, तो उसका एक्ससीएम अलग निकालेंगे, वाईसीएम अलग निकालेंगे और जेडसीएम अलग निकालेंगे, और सबका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। जैसे अगर हम करते हैं कि 3D व्यू में देखते हैं, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्ससीएम निकालें तो सिग्मा mx अपान सिग्मा m कर दे, YCM निकाले तो सिग्मा my अपान सिग्मा m कर देंगे, और ZCM निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन जेड डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सिग्मा mz, ये z अपान में सिग्मा m। तो ये हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, और इसके बाद टोटल का सम कर देंगे, वेक्टर सम, तो ये क्या आ जाएगा, हर डायरेक्शन में आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। क्लियर है? नोट करिए इसे। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इस बॉडी को देखें जो यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आपको बतानी है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस को हमने r1 और इसकी डिस्टेंस को r2, और ये मानते हैं कि ऑरिजिन से सेंटर ऑफ मास की दूरी ये है, RCM बोल दिया। तो अब इस फार्मूले से आपको RCM निकालना है, तो क्या करेंगे, वही कि यहाँ से r1 की m1 मास की दूरी क्या है, तो r1 है तो m1 r1 कर दिया, प्लस में m2 r2 कर दिया, वेक्टर सम लेना है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, r1 और r2, अपान में क्या कर दिया, m1 प्लस m2 कर दिया, और जब m1 प्लस m2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि सीधे सीधे किसके बराबर आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 r1 प्लस m2 r2, ये क्या हो जाएगा, RCM हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं? अगर हम क्या करते हैं कि इस मास को ऑरिजिन पे ही रख देते हैं, इस वाले को उठा के, तो ऑरिजिन पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी कि m1 क्या है, ऑरिजिन पे है, तो वहां से इसकी दूरी 0 हो जाएगी। ऐसा भी करते हैं, तो जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये समझ आ रहा है?
कि अगर हमको क्या करना है, यहाँ से r1 डिस्टेंस हो, यहाँ से r2 हो, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन क्या कर लेंगे, m1 प्लस m2। बस ये देखना है कि आप किस रेफरेंस पॉइंट से इसको निकाल रहे हैं। क्लियर है? हो गया? तो यहां से आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे ये ब्लॉक है, ये और ये हमने कहा इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, यहां से ये डिस्टेंस n है। ठीक है? और आप बताइए कि इस m1 वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो अगर यहां से आपको बताना है, इस पॉइंट से आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, तो यहीं पर हम क्या मान लेंगे, ऑरिजिन मान लेते हैं। इसी पॉइंट पे क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। तो ये इधर x है, इधर y है, इधर z है, तो हमने इसको क्या कह दिया, 0,0,0 ऐसा ट्रीट कर दिया। ठीक है? और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जब ओरिजिन माने तो यहां से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को अगर हमने यहां से x ले लिया या xcm कह दिया, ये तो इसकी वैल्यू अगर हमको मान लो बतानी है, तो xcm जो होगा वो क्या होगा, xcm की वैल्यू को अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1 इंटू 0, क्योंकि यहां से इसकी दूरी क्या है, m1 की, यही ओरिजिन है, तो यहीं से सेंटर ऑफ m1 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, प्लस में क्या होगी m2 इंटू इसकी x डिस्टेंस में क्या है, दूरी इस पॉइंट से l है, इंटू l अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, कहां से, इस पहले वाले पॉइंट से। ठीक है? ऑरिजिन से। अब अगर हम ऑरिजिन इसी को माना m1 को, अब इसमें एक चीज आपसे ऐसी कही जा सकती है कि हम ऐसा अगर मान लें, इफ m1 इज इक्वल टू m2, मतलब दोनों मास क्या है, आपस में बराबर है, तो हमने m1 m2 को बराबर कर दिया, तो xcm क्या आ जाएगा, ये m इंटू 0, ये टर्म तो 0 होगा, तो m इंटू l ये होगा। ठीक है? अपान में m1 प्लस m2 का मतलब m प्लस m, यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ml अपॉन 2m, क्यों, और m से m क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, l/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो मतलब इक्वल मास की बॉडी है, l डिस्टेंस से सेपरेट है, इस तरीके से लाइन के लॉन्ग, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उनके मिड लाइन पे होगा। समझ रहे हो ना? अगर ऐसा है कि ये दोनों सिमिलर मास की बॉडी है m एंड m, और इनके बीच का यह सेपरेशन l है, then its center of mass lie in between the line joining at midpoint, ये इनका हो जाएगा xcm। इधर से भी l/2 डिस्टेंस और इधर से भी l/2 डिस्टेंस पे। ये बात आ रही समझ में? नहीं? ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आप इनका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम तो कहते हैं किसी भी बॉडी का जब आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आप पहले इसका XY कोऑर्डिनेट लिख लें।
और एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखने के बाद क्या करें, एक मास को आप ओरिजिन पर माने, जिस मास से आपको निकालना हो, तो दूसरे वाले मास से अपने आप निकल जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि एक्सियम जो है, ये जो डिस्टेंस आई है ऊपर, ये डिस्टेंस अगर हम मास अलग अलग हों, सेम न हो, उस केस में हमने आपको बताया कि जो एक्सियम की वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये हो जाएगी m2l अपान m1 प्लस m2। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ये तो कहाँ है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं, आप बताइए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फ्रॉम द m2 मास, तो आप क्या करेंगे, इससे अगर ये m1 से यहां है तो m2 से कितना होगा, l माइनस दिस, अरे पूरे l से क्या करेंगे, इस वैल्यू को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम L1, सॉरी M1 ना, अगर एक्सियम को देखें तो ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। तो हम अगर आपसे कहें कि हमको बताइए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2, कहां से, M2 से, तो आप कहोगे पूरे लेंथ में से इसको घटा दो, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये L माइनस एक्सियम, तो L माइनस एक्सियम करोगे तो एक्सियम की वैल्यू क्या है, m2l अपान m1 प्लस m2। तो यहां से आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि L माइनस m2l, या ऐसा हम लिख सकते हैं कि L माइनस m2 इंटू l अपान m1 प्लस m2, ये दिख रहा है। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ा इधर लिखते हैं, इतना तो दिख रहा है ना, L माइनस ये क्या हो जाएगा आपका एक्सियम, ये यहां तक दिख रहा है, ये वाला। इसके बाद हम ऊपर लिख देते हैं। अब तो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो ऊपर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्सियम फ्रॉम M2 मास, तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ अपान, सॉरी माइनस ये एक्सियम, और एक्सियम की वैल्यू क्या है, m2l अपान m1 प्लस m2, ये थी। अब क्या करेंगे कि हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो ये l टाइम्स m1 प्लस m2 हो जाएगा, माइनस में m2l अपान पूरे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो सेकेंड मास से अगर आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है तो ये हो जाएगा m1l प्लस m2l माइनस m2l अपान m1 प्लस m2। तो यहां से ये इससे कैंसल हो जाएगा और कैंसल होने के बाद ये दूसरे वाले मास से जो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हो जाएगी m1l अपान m1 प्लस m2। समझ रहे हैं? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू l। क्लियर? तो अब आप यहीं पर इस बात को ध्यान से देख लें कि जैसे ये एक बॉडी है, इसका मास m1 है और ये लीनियरली ज्वाइन है, इसका मास m2 है, यहाँ से डिस्टेंस l है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास बताना है तो पहली चीज नियरर टू द क्या होगा, स्मॉलर मास,
स्मॉलर मास के ज़्यादा, सॉरी बिगर मास के ज़्यादा क्या होगा, करीब होगा, स्मॉलर मास से दूर होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से ये क्या है, XCM1 है M1 से, और इधर से क्या है, ये XCM2 है, किससे, इस वाले मास से, तो हम ये देखेंगे कि इनके रेस्पेक्टिव ये डिस्टेंस क्या होगी। तो अगर आपको इस वाले से सेंटर ऑफ मास निकालना है XCM1 से, तो आप ऊपर M2 लेंगे, अपान M1 प्लस M2 करेंगे और इंटू में L करेंगे, ये आ जाएगा। और अगर आपको क्या निकालना है, इस वाले से सेंटर ऑफ मास निकालना है XCM2, मतलब इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ आपकी बार जब M1 से लेंगे तो M2 ऊपर लेंगे, और जब M2 से लेंगे तो M1 ऊपर लेंगे, अपान में M1 प्लस M2, ये करना है। बात आ रही समझ में, क्लियर भी है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको थोड़ा और क्लियरिटी हो सेंटर ऑफ मास की कि कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। जैसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करना है। Calculate the center of mass, calculate the position of center of mass, center of mass। जैसे ये कोई एक बॉडी है, पार्टिकल है, ये ऐसे रखे हैं जैसे किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल पर रखे हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं क्या होता है, सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल। ठीक है, तो ये L लेंथ क्या हो जाएगा, ये भी लेंथ क्या हो जाएगा L, और ये भी लेंथ क्या हो जाएगी L हो जाएगी। इस पॉइंट को हम A, इसको B, इसको C बोल दे रहे। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम A बताना आपको कि A से आपको क्या बताना है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां पर होगी। और ये सारी बॉडी आइडेंटिकल है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और इसका भी मास, ठीक है। अब देखिए जब आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मालूम है तो ये बॉडी तो 2D है, ये पूरा सिस्टम किस में रखा हुआ है, 2 डायमेंशन में, समझ रहे हो, किस पे रखा हुआ है, 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में रखा मतलब ये x में भी है, y में भी, तो हम XCM भी निकालेंगे, YCM भी निकालेंगे, और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम अगर इसमें इसको ओरिजिन मान लें, इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन है, तो ये 0,0 होगा। अगर 2 ही एक्सिस में है, मतलब एक प्लेन में है, तो 0,0, अगर 3D हो तो 0,0,0 तीनों लिख लेते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट बनाए तो x में तो क्या है, L है, x में कितना है, L है, और y में क्या है, 0 है, इसी लाइन के लंबा है ओरिजिन वाले, तो x में तो L होगा, y में कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 है। अगर इसको हम चेक कर पा रहे हैं इस वाले को, तो आप कहेंगे कि ये x में तो यहां से जाएंगे तो ये मिड पॉइंट पे आएगा, ये इसकी x में डिस्टेंस इतनी है यहां से यहां, और आप इस वर्टेक्स से इसको मिलाएंगे तो आप क्या पाएंगे, ये सारे एंगल 60-60 हैं, क्यों, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। अब ये इसका मिड पॉइंट होता है, अगर आप जानते हो तो, अगर इस पॉइंट से हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन होती है ये इसका एंगल बाइसेक्टर होती है, इस एंगल का ये
एंगल बाइसेक्टर होती है, मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और ये जो पॉइंट होता है इट इज द लेंथ बाइसेक्टर, ये इस लंबाई को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये लाइन का मीनिंग समझ पा रहे हैं ना, ये लाइन अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां पर अगर हम गिराते हैं ये लाइन, तो इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड लेंथ बाइसेक्टर ऑफ दिस लेंथ। क्लियर है? अगर इतनी क्लियरिटी है तो इसको हम L/2 कह देंगे इतने को ना। तो आप क्या कहेंगे, यहां से इसकी x वाली पोजीशन तो समझ में आ गई, वो क्या है L/2 है, कॉमा करके y वाली पोजीशन पता चल जाए तो लिख देंगे इसका भी कोऑर्डिनेट। तो y वाली ये है, अब y यहां से कैसे निकालेंगे, इतना L/2 है, ये 60 है और ये इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने का ये एंगल है, तो ये L/2 है। हमको बेस मालूम है, परपेंडिकुलर बताना है और एंगल पता है। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच का क्या होता है, अगर इसमें हम लगाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, तो tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब ये y वाली वैल्यू ये हमको निकालनी ही है, और बेस का मतलब ये L/2। तो tan 60 क्या होगा, √3, ये हो जाएगा y अपॉन L/2। तो यहां से y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √3 L अपॉन 2। ये समझ आ रहा है? देखो तो y की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, √3 L/2। तो ये कोऑर्डिनेट ऐसा हो जाएगा, √3 L/2 ऐसा और L/2। तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट ये हो गया, इसका 0 0 और इसका L0। तो सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हम XCM निकालते हैं पहले, फिर YCM निकालते हैं, फिर दोनों का सम कर देंगे। तो देखो सबसे पहले XCM निकालते हैं, तो पोजीशन ऑफ XCM क्या हो जाएगी, पहले इसका M1 पहले लेंगे, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, यही तो करेंगे। अब यहां से देखो M1 x1, तो XCM इसका क्या आ जाएगा, M1 तो ये है M अपान में पूरा क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इसका अगर हम देखते हैं तो XCM की वैल्यू कितना है यहाँ पर, सॉरी इसकी वैल्यू M1 की, सबकी मैंने बताया mm है, तो ये m हो जाएगा, और x में इसके डिस्टेंस क्या है, इंटू 0। क्लियर है? प्लस M2 हम इसको बोल रहे हैं, तो प्लस में ये हो गया M2, ये भी m है, और x में इसकी डिस्टेंस क्या है, L/2। तो हमने क्या कर दिया, इसको L/2 कर दिया, और प्लस का है, प्लस x एक्सिस में है, तो इसको चाहे तो हम पूरे को i कैप के भी फॉर्मेट में लिखते हैं। और प्लस तीसरे की बात करते हैं तो इसका भी मास m है, और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, l है, और अपान में टोटल मास लिख देंगे m प्लस m। तो यहां से आप पाएंगे कि जो XCM होगा वो कितना होगा, वो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ml/2 प्लस ml/2 प्लस ml अपान 3m इतना। और ये सब किस डायरेक्शन में है, सब के सब पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो ये i कैप लगा देंगे। i कैप का मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव की x डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर है ये। तो यहां से XCM की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये हो जाएगा 3ml/2,
क्यों? ml/2 प्लस ml क्या हो जाएगा 3ml/2, 3 टाइम्स ml/2 अपान में 3m, ऐसा हो जाएगा। तो आप यहां से क्या देखेंगे कि एक्सियल की जो पोजीशन आ रही है आई कैप में, ये क्या हो जाएगी, यहां पर 3m से 3m कैंसिल हो जाएगा। क्यों? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा L/2 आई कैप। सही निकला है चीज। ये ml/2 प्लस ml तो 1 प्लस हाफ। समझ में आ रहा है? ऐसे YCM निकालेंगे तो YCM क्या होगा, YCM में भी ये 0 है तो m1 इंटू 0 ये तो होगा ही होगा, प्लस में हम m2 की भी अगर बात करते हैं तो प्लस में होगा m2, और ये डिस्टेंस क्या है, प्लस का कितना है, y का मतलब स्क्वायर रूट 3l/2 है, तो स्क्वायर रूट 3l/2 हो जाएगा, और प्लस में m इंटू 0, ये y में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, देख रहे हैं ना, इधर जाएंगे तो x में l है, ये y में कुछ नहीं है ना, अरे y में थोड़ी है, y में तो केवल यही है ना, और कितना है स्क्वायर रूट 3l/2 अपान में टोटल मास कर देंगे 3m, और ये किस डायरेक्शन में होगा, सारे वैल्यू पॉजिटिव y में है तो इसको हम j कैप लिख देंगे, y के यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं j कैप। अब इन दोनों इनको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व कर दिया है, फिर दोनों को i और j के टर्म्स में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नेट सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो यहां से अगर इसको हम देखते तो YCM को और कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, ये टर्म दोनों 0 हो गए, तो m2 की जगह पे सिर्फ m होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3/2 ml/2 इंटू 3m, यही तो होगा, ये हो जाएगा, और यहां से ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो YCM की जो वैल्यू आएगी यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगी आपकी, इस वैल्यू को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 3/2 इंटू स्क्वायर रूट 3l, ये j कैप, इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपान में 3 है ये, तो 3 को स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, अरे इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 को ऐसा लिख सकते हैं l इंटू j कैप, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो YCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी l/2 इंटू स्क्वायर रूट 3 j कैप। ठीक है, तो नेट सेंटर ऑफ मास को अगर हम लिखना चाहें कि RCM जिसे कहते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में वो सम होगा ऐसे, L/2 आई कैप प्लस ये क्या होगा L/2 स्क्वायर रूट 3 j कैप। समझ रहे हो, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां से क्या करेंगे, L/2 कॉमन ले लेते हैं, तो L/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा I प्लस, इसको मिटा देंगे तो समझ गए होंगे कैसे आया है, तो ये हो जाएगा आपका I प्लस में 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 3 j कैप, तो ये इतना I कैप आ जाएगा और इतना j कैप आ जाएगा, ये आपका आंसर होना चाहिए इस तरीके से। समझ आ रहा है, क्लियर कट। चलिए, तो ये सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन रही।
नेक्स्ट टर्म से हम लोग पोजीशन के बाद फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं।